नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, करीब 2300 साल पहले। एक ऐसे साम्राज्य में जहां एक राजा अपनी प्रजा से सीधे बात करता था, लेकिन ट्विटर या टीवी से नहीं, बल्कि पत्थरों के जरिए। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सम्राट अशोक के शिलालेखों की। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये शिलालेख आखिर थे क्या और कैसे इन्होंने अशोक को अपनी प्रजा से सीधे बात करने का एक अनोखा तरीका दिया, एक ऐसा आइडिया जो उस जमाने के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। तो ये शिलालेख क्या थे? इसे ऐसे समझिए जैसे ये तीसरी सदी ईसा पूर्व का एक नेशन वाइड पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट सिस्टम था। ये सिर्फ शाही फरमान नहीं थे, बल्कि ये सम्राट अशोक की सोच, उनकी पॉलिसीज और एक बेहतर समाज के लिए उनके विजन का एक पब्लिक डिस्प्ले थे। और यहाँ पर हमें उन 14 बड़े शिलालेखों का एक निचोड़ मिलता है। समझिए कि ये अशोक की दुनिया को समझने की चाबी है। जैसे पहला शिलालेख कहता है कि पशु बलि पर रोक लगे। पांचवा शिलालेख बताता है कि धम्म महामात्र नाम के अधिकारी नियुक्त किए गए, जिनका काम था धम्म का प्रचार करना। और 12वां शिलालेख, जो बहुत ही जरूरी है, वो अलग अलग धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता की बात करता है। हर एक शिलालेख उनकी सोच का एक अलग पहलू हमारे सामने रखता है। पर बात सिर्फ इन संदेशों की नहीं थी, बात थी इनकी स्केल की, जो कि बहुत बड़ा था। अशोक ये पक्का करना चाहते थे कि उनकी बात साम्राज्य के हर एक कोने तक पहुंचे। चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये किया कैसे। अब यहाँ जो दिलचस्प बात है वो है इन बड़े शिलालेखों की लोकेशन। ये जो 8 जगहें थीं जहाँ सबसे डिटेल वाले शिलालेख मिले, ये पूरे साम्राज्य में स्ट्रेटेजिकली फैली हुई थीं। ये पक्का किया गया था कि जो मुख्य व्यापार के रास्ते हैं और जो घनी आबादी वाले इलाके हैं, वहाँ हर कोई इन संदेशों को पढ़ या सुन सके। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। बड़े शिलालेखों के अलावा 13 से भी ज्यादा जगहों पर छोटे शिलालेख भी थे। मतलब ये जो बार बार संदेश दिए जा रहे थे, इससे पता चलता है कि अशोक कितने पक्के इरादे वाले थे। वो चाहते थे कि उनकी बात हर किसी के दिल और दिमाग में बस जाए। ये एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन कैंपेन था। चलिए अब बात करते हैं इन शिलालेखों की आत्मा की, यानी अशोक के धम्म के दर्शन की। यही उनके शासन का आधार था और उनके हर संदेश का सेंट्रल थीम। देखिए, एक बात साफ समझनी होगी, धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक नैतिक कोड था, सही आचरण का एक तरीका जो किसी भी धर्म की सीमाओं से परे था। ये अहिंसा, सहिष्णुता और बड़ों और सभी जीवों के प्रति सम्मान पर आधारित था। असल में ये इतने बड़े और विविध धार्मिक साम्राज्य को एक साथ जोड़ने का एक जरिया था। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि नैतिक आचरण पर कौन कौन से शिलालेख थे। तीसरा शिलालेख कहता है माता पिता का सम्मान करो, जो कि एक बहुत ही बुनियादी बात है। 9वां शिलालेख तो और भी दिलचस्प है। वो कहता है कि असली रस्म या समारोह धम्म के सिद्धांतों पर चलना है, ना कि फालतू के रीति रिवाज करना। ये एक तरह से पर्सनल मोरालिटी के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड था। पर अशोक का धम्म सिर्फ पर्सनल मोरालिटी की बात नहीं करता था, ये उनके शासन करने के तरीके में भी गहराई से बसा हुआ था। उनका लक्ष्य एक ऐसा राज बनाना था जो करुणा और लोगों की भलाई पर आधारित हो। सोचिए, उस जमाने के लिए ये कितनी क्रांतिकारी बात थी। एक सम्राट जो सिर्फ जीत और ताकत पर ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि अपनी प्रजा, यहाँ तक कि जानवरों की भलाई के बारे में भी सोच रहा है। उस दौर में जहाँ राजाओं को सिर्फ उनकी जीतों से आंका जाता था, अशोक ने अपने नैतिक कोड को स्टेट पॉलिसी में बदल दिया। तो चलिए देखते हैं कि इस धम्म को असल में लागू कैसे किया गया। पहला शिलालेख जानवरों की बलि पर रोक लगाता है। दूसरा शिलालेख सामाजिक कल्याण के उपायों की बात करता है, जैसे इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाना। और फिर आता है 13वां शिलालेख, जो शायद इन सब में सबसे जरूरी है। और ये जो 13वां शिलालेख है ना, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। इसमें कलिंग युद्ध से हुई भयानक तबाही का जिक्र है, एक ऐसी घटना जिसने अशोक को अंदर तक बदल दिया। यही वो पल था जब उन्होंने हिंसा को हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपनी जिंदगी धम्म के प्रचार के लिए समर्पित कर दी। ये एक तरह से उनके बदलने की कहानी का पब्लिक कन्फेशन था। अशोक के राज की एक और बात है जो आज के जमाने में भी एकदम मॉडर्न लगती है, और वो है उनका धार्मिक और सांस्कृतिक सहिष्णुता पर जोर देना।
और ये सिर्फ दूसरे धर्मों को बर्दाश्त करने की बात नहीं थी। अशोक ने असल में अलग अलग संप्रदायों के बीच बातचीत और आपसी सम्मान को बढ़ावा दिया। वो मानते थे कि अगर इतने बड़े साम्राज्य को एकजुट रखना है तो सभी धर्मों को एक ही नैतिक लक्ष्य की तरफ ले जाना होगा। ये जो शिलालेख हैं, ये साफ साफ दिखाते हैं कि वो टॉलरेंस को लेकर कितने सीरियस थे। 7वां शिलालेख सभी धर्मों के लोगों से आत्मनियंत्रण और मन की शांति की अपील करता है। 12वां शिलालेख तो और भी खास है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे लोगों से कहा गया है कि वे दूसरे धर्मों का सम्मान करें। तो आखिर इन सब का मतलब क्या था? पत्थरों में इतने सारे संदेश तराशने का असली मकसद क्या था? यहीं पे हमें अशोक की वो विरासत मिलती है जो आज भी जिंदा है। और फिर आता है 14वां शिलालेख, जो एक तरह से इन सब का सार है, एक ग्रैंड फिनाले। ये अशोक का अपना निष्कर्ष है, जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने ये संदेश क्यों लिखवाए। उनका मकसद था अपनी प्रजा के लिए एक नैतिक गाइड तैयार करना, एक ऐसा दस्तावेज जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा दे। ये उनके पूरे प्रोजेक्ट का एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस था।